प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बाल मुकुंद गुप्त जी की निबंध कला पर प्रकाश डालिए। यानी कि बाल मुकुंद गुप्त ने जो ये निबंध लिखा आशाकांत, उसमें उसने किस कला का प्रयोग किया है। जैसे हम कोई चीज बनाते हैं तो उसमें हम किन किन चीजों का प्रयोग करते हैं, तो हमने ये बताना है कि बाल मुकुंद गुप्त ने अपनी जो निबंध कला है उसमें किस किस तरीके से क्या क्या इसमें लिखा है कि किन किन चीजों का प्रयोग किया, हमने वो बताना है। तो गद्य साहित्य में निबंध का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि जो गद्य साहित्य है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज या महत्वपूर्ण स्थान निबंध को दिया गया है। साथ ही यह गद्य की कसौटी भी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा भी है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। निबंध में ही गद्य का पूर्ण विकास देखा जा सकता है। हिंदी निबंध का आधुनिक रूप पाश्चात्य साहित्य की देन है। यानी कि पाश्चात्य साहित्य उन्होंने से सीखा है निबंध लिखने की कला वगैरह का। और यह अंग्रेजी ऐसे शब्द का भी पर्यायवाची है। ऐसे का शाब्दिक अर्थ है अर्थ प्रयोग अथवा परीक्षण करना। शुक्ल जी ने स्वीकार किया है कि आधुनिक लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तिगत विशेषताएं हो। एक सफल निबंध में व्यक्तिगत विशेषता के साथ साथ विषय का समुचित प्रबंध भी रहता है। जहां तक बाल मुकुंद गुप्त जो भारतेंदु युग व द्विवेदी युग के बीच की कड़ी, यानी इन दोनों के बीच की कड़ी, इनको दोनों के बीच की कड़ी को जोड़ने का काम करते हैं, माने जाते कि निबंध कला का प्रश्न है। उनके निबंध साहित्य को उत्कृष्ट कला का निदर्शन स्वीकार किया जा सकता है। इस कथन की प्रामाणिकता के लिए हमें निबंध और कला दोनों के पारिभाषिक स्वरूप और उसके सौंदर्य पर दृष्टिपात करना, यानी कि हमने कला और उसकी सुंदरता दोनों के बारे में समझना होगा। जहां तक कला के स्वरूप का प्रश्न है वह कर्म कौशल के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। निबंध के संदर्भ में कर्म कौशल का तात्पर्य है निबंध के वस्तु विधान की अत्यंत कुशलता के साथ प्रस्तुति, अर्थात भाव एवं विचारों की सरलता। जो हमारे अंदर भाव और जो विचार है उनको सरल भाव से स्पष्टता के साथ अभिव्यक्ति, सामने वाले को समझाना, वर्ण विषय को सहजता के साथ पाठक यानी जो पढ़ते हैं हम पाठक के लिए बोधगम्य बनाना और उसको प्रभावित करना। यह निबंध विषय कर्म कौशल का एक पक्ष है और इसका दूसरा पक्ष है वर्ण विषय का। स्वरूप जीवन तथा जगत की रचनात्मक अभिव्यक्ति ही साहित्य को सार्थक तथा प्रासंगिक बनाती है। रचनात्मक अभिव्यक्ति की कसौटी मानव जीवन को दिशा देने में सन्निहित होती है, उसको ऊर्ध्वगामी बनाने में अवस्थित होती है, उसको लोकान्मुख बनाने तथा परिष्कृत करने में निहित होती है। जो रचना व्यक्ति को उसके संकीर्ण आत्मनिष्ठ और व्यक्तिगत धरातल से ऊंचा उठाकर इंसानियत के समीप नहीं ले जाती, वह एक अर्थ में प्रलाप मात्र होती है। समाज और राष्ट्र से कट करना कोई व्यक्ति प्रतिष्ठित हो सका है और न ही साहित्य का समादर संभव होता है। अस्तु समाज निष्पेक्ष चेतना नहीं, वर्ण समष्टि मूल दृष्टि व्यक्ति और उसके साहित्य का श्रेष्ठतम निष्कर्ष माना गया है। इस अर्थ में गुप्त जी का समग्र सारा निबंध साहित्य श्रेष्ठतम की परिधि में आता है। गुप्त जी ने सर्वोत्कृष्ट निबंधों में शिव शंभू के नाम से लिखे गए चिट्ठे निबंधों की गणना की जा सकती है। इन चिट्ठों में बंगाल का विभाजन करने वाले वायसराय लॉर्ड कर्जन के भारत विरोधी कार्यों की आलोचना है, प्रशासनिक सुधारों के आवरण में शिक्षा तथा नगर पालिकाओं की स्वाधीनता को छीन लेने वाले कृत्यों पर प्रहार है, अकाल तथा महामारी के समय दिल्ली में दरबार करने की आलोचना है, उसके वैभव दर्शन तथा अहमन्यता पर चोटें हैं, बंग भंग के फलस्वरूप विरोध में उत्पन्न आंदोलन को शक्ति से दबाने पर प्रहार है। ये सारे निबंधों के अंदर है जो बाल मुकुंद गुप्त जी ने लिखे, उन्होंने अपने निबंधों का विषय बनाया है। वायसराय को उनके दायित्व तथा कर्तव्यों की कटु आलोचना है, बंग भंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन का समर्थन है, कारागार को कृष्ण मंदिर बनाने का प्रयास है, भारतीय स्वाधीनता समर्थक महानुभावों का अभिनंदन है, बंगाल के स्वदेशी आंदोलन के समर्थन पत्र तथा पत्रकारों को दिया गया प्रोत्साहन है, बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर जंग के अहंकार पर प्रहार है, अंग्रेजी प्रस्ती के कारण सांप्रदायिकता को प्रोत्साहित करने के लिए सर सैयद अहमद की कटु आलोचना है, अंग्रेज जाति के अहमान्यता दूरंगी नीति और भारत शोषण का विरोध है, अंग्रेजों के सांस्कृतिक तथा लोकतांत्रिक आडंबर के मूल में निहित औपनिवेशिक राष्ट्रों के आर्थिक सांस्कृतिक तथा बौद्धिक शोषणों के अनावरण का प्रयास। ये सभी निबंध लेखक की उत्कट देशभक्ति के प्रयास, इन निबंधों में देशभक्ति का परिचय मिलता है तथा उनके निर्भीक
यानी वो निडर और साहसी व्यक्ति के का परिचय भी निबंधों में मिलता है। ये निबंध उस समय, इन निबंधों की विषय वस्तु इसलिए है क्योंकि उस समय के हालात, वातावरण इसी तरीके का था। इन निबंधों को भावात्मक तथा विचारात्मक निबंधों की कोटि में स्थान दिया जा सकता है। इसमें देश अनुराग, देश से प्रेम की भावना का प्रबल प्रवाह है और भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक स्वाधीनता का विचार भी समाहित है। गुप्त जी के अन्य विचारात्मक निबंधों में, अब ये जो निबंध बताएंगे ये सारे उसके विचारात्मक निबंध है। हिंदी भाषा, ब्रज भाषा और उर्दू, हिंदी में बिंदी, हिंदी की उन्नति, भारत की भाषा, एक लिपि की जरूरत, देवनागरी अक्षर, हिंदुस्तान में एक रसशुल्क अदालत में नागरी, उल्टे अक्षर, उल्टी दलील, नागरी की अर्जी, पंजाबी उर्दू, दरारेदार पंडित, मौलवी काउंट, ये सारे उसके विचारात्मक निबंध है। इन निबंधों में निबंधकार हिंदी, उर्दू भाषा एवं नागरी तथा फारसी लिपि की वैज्ञानिकता, भारत के लिए उपयुक्त भाषा तथा लिपि विषयक अपने विचारों को प्रस्तुत करता है। हिंदी भाषा तथा नागरी लिपि के विरोध में दिए गए अंतर्गत तर्कों तथा प्रमाणों को लिपि की वैज्ञानिकता एवं भाषा की लोकप्रियता के आधार पर अप्रासंगिक सिद्ध करता है। देश में प्रचलित विभिन्न लिपियों के स्थान पर नागरी लिपि के प्रचलन का समर्थन इसलिए करता है कि उनकी वर्णमाला नितांत वैज्ञानिक है और उसके प्रत्येक स्वर को अभिव्यक्त करने की क्षमता है। वह हिंदी विरोधी तथा उर्दू समर्थक लोगों के विरोधी तर्कों की निस्सारता प्रमाणिकता करता है। अदालतों में नागरी लिपि के प्रचलन पर बल देता है। नवाब महाशिमूल की अध्यक्षता में लखनऊ में आयोजित हिंदी विरोधी सभा के निष्कर्षों पर प्रहार करता है। अलीगढ़ के पत्र उर्दू एवं मोहल्ला में प्रकाशित मौलवी मोहम्मद इनाम के लेख में निहित सुझाव को अंगीकार करने का परामर्श लाहौर के पैसा अखबार को देता है ताकि उर्दू कविता भी संस्कृत काव्य की गरिमा तथा महत्ता से मंडित हो सके। अब गुप्त जी के अन्य विचारात्मक लेखों में, अब ये बाकी जो नाम है ये सारे उसके और आगे के निबंध है। इन निबंधों में उनके धर्म के स्वरूप, विषय हिंदू, कई यथार्थ पहचान संबंधी, बंगवासी संपादक की आडंबर प्रियता के ज्ञापक, सरकारी उपाधि प्राप्ति की अभिलाषा को भारत विरोधी बनाने वाले और विधवा विवाह, हिंदू मुस्लिम एकता, भौतिक लाभ के लिए धर्म परिवर्तन, पिंजरा पोल की अवंती, पाश्चात्य सभ्यता की निस्सारता, भाषा के भ्रामक प्रयोग आदि से संबंधित निबंध हैं। इनमें कुछ निबंध ऐसे भी हैं जो भारत की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति, उसकी अवनति के कारण और अंग्रेजी राज्य की शोषणकारी भूमिका पर उनके विचारों का ज्ञापन करते हैं। बालमुकुंद बुद्ध के परिचयात्मक निबंधों के अंतर्गत अपने युग के लेखकों, कवियों, संपादकों तथा साहित्यकारों, देश विदेश के विद्वान विचारकों, दिले इलाही के संस्थापक बादशाह अकबर, फारसी के कवि शेख शादी, क्रूर प्रशासक साइस खां और हिंदी उर्दू भाषा तथा नागरी एवं फारसी लिपि पर संतुलित विचार प्रस्तुत करने वाले मौलवी मोहम्मद हुसैन आजाद आदि पर लिखे परिचयात्मक एवं जीवन वृत्तांतमक लेख हैं। इन लेखों में वर्ण वस्तु का प्राधान्य भी है और लेखकीय व्यक्तिगत का सन्निवेश भी। प्रतिपाद के गुण दोषों के विवेचन पर लेखक की रुचि अरुचि की छाप है। अस्तु इन लेखों विषय प्रधान निबंधों के अंतर्गत भी स्थान दिया जा सकता है और विषय प्रधान निबंधों के अंतर्गत भी।